प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले वीडियो में हमने मुद्रा बाजार का अर्थ और मुद्रा बाजार के जो क्षेत्र हैं उनके बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे भारत में संगठित मुद्रा बाजार के कार्य, महत्व एवं आवश्यकता। तो जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भारत में इसका क्या महत्व या इसकी क्यों आवश्यकता है, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है उद्योगों के लिए वित्त व्यवस्था। संगठित एवं विकसित मुद्रा बाजार के कारण देश के जो उद्योग हैं उनको वित्तीय बिलों एवं व्यापारिक बिलों से चालू पूंजी की पर्याप्त मात्रा में पूर्ति करने में सहायता मिलती है। कहने का मतलब ये है कि यदि देश में संगठित मुद्रा बाजार हो और वो है प्रॉपर काम कर रहा होता है, तो उससे जो देश का औद्योगिक क्षेत्र है उस औद्योगिक क्षेत्र को चालू पूंजी, जिसको हम वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं, उसकी जो पूर्ति है वो सुलभ हो सकती है। फिर हम आते हैं व्यापारिक कार्यों के लिए अल्पकालीन वित्त की प्राप्ति। संगठित मुद्रा बाजार के कारण देश में व्यापारिक कार्यों के संपादन के लिए अल्पकालीन वित्त, व्यापारिक बिलों, नगद साख, अधिविकर्ष आदि के साथ साथ बट्टाग्रहों, स्वीकृति ग्रहों आदि के सहयोग से व्यापार को बढ़ावा मिल सकता है या मिलता रहता है यदि संगठित मुद्रा बाजार देश में पर्याप्त रूप से कार्य कर रहा हो। फिर आता है अल्पकालीन निधियों का निवेश। व्यापारिक बैंक तथा वित्तीय संस्थाएं अपने जमा धन की तरलता बनाए रखने के साथ साथ उन्हें अल्पकालीन ऋणों के रूप में निवेश करके लाभ कमाते हैं। मांग पर देय यानी मनी एट कॉल मुद्रा व्यापार है, उसमें निवेश का सबसे सरलतम रूप होता है। फिर चौथा पॉइंट आता है पूंजी निर्माण में सहायक। बचतों को उत्पादक कार्यों में गतिशील बनाने में भी मुद्रा बाजार है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। लोगों की जो छोटी छोटी बचतें हैं उन बचतों में जमा को प्रोत्साहन करके और बचतों के विनियोग के लिए उपयुक्त बिल एवं प्रतिभूतियां उपलब्ध करवाई जा सकती हैं और उससे क्या होता है कि पूंजी निर्माण में सहायता मिलती है। वित्तीय साधनों के क्षेत्रीय वितरण। संगठित मुद्रा बाजार से देश में वित्तीय साधनों के क्षेत्रीय वितरण में सहायता मिलती है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में ब्याज की दरों में भिन्नता होने पर बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं अपने धन को अधिक ब्याज दरों वाले क्षेत्रों में हस्तांतरण करते हैं और अंततः ब्याज दरों में समानता की प्रवृत्ति वित्तीय साधनों के समान वितरण का द्योतक मानी जाती है। फिर है सरकार को आवश्यकता अनुसार वित्त की पूर्ति। संगठित एवं विकसित मुद्रा बाजार से सरकार को भी अपनी जो अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकता है उनकी पूर्ति के लिए ट्रेजरी बिलों के विक्रय से बैंकों से काफ़ी मात्रा में धन मिल जाता है और बैंकों के लिए भी आय के साथ साथ तरलता का उद्देश्य है वह पूरा हो जाता है। फिर आता है मौद्रिक नीति की सफलता में सहयोग। एक संगठित एवं विकसित मुद्रा बाजार का लाभ यह भी है कि देश का केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति को प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित कर सकता है। मुद्रा बाजार में विभिन्न प्रकार की अल्पकालीन प्रतिभूतियों, बिलों एवं व्यापारिक विषयों के खुले बाजार में क्रय विक्रय से साख नियंत्रण की नीति को सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है। बैंक दर में परिवर्तन से साख की मात्रा को उपयुक्त स्तर तक घटाने और बढ़ाने में मदद मिलती है। फिर आता है कि अर्थव्यवस्था की प्रगति का मापदंड। एक संगठित एवं विकसित मुद्रा बाजार संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए मापक यंत्र के रूप में कार्य करता है। अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी में
पर्याप्त मात्रा में अल्पकालीन वित्त की पूर्ति से उद्योग और जो व्यापार हैं वह पनपते हैं, बचतें उत्पादन कार्यों में गतिशील होती हैं, बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं का कारोबार बढ़ता है। तो यह सभी आर्थिक प्रगति के सूचक होते हैं और सरकार को भी अपनी जो आर्थिक नीतियां हैं उन आर्थिक नीतियों के क्रियान्वयन का अच्छा और बुरा प्रभाव जो है वो नजर आने लगता है। अब हम पढ़ते हैं मुद्रा बाजार के उपकरण कौन कौन से हैं। तो मुद्रा बाजार के जो उपकरण हैं वह मुख्य रूप से 6 होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण और जो पहला उपकरण है वह है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, विनिमय बिल। विनिमय बिल मुद्रा बाजार का सर्वाधिक प्रचलित और लोकप्रिय उपकरण माना जाता है। विनिमय बिल ऋणदाता द्वारा ऋणी पर लिखा गया एक आदेश है कि जो ऋणी है वह बिल में उल्लेखित राशि का निर्धारित तिथि को भुगतान करे। ऋणी जब इस बिल पर अपनी स्वीकृति कर हस्ताक्षर कर देता है तो यह उपकरण कानूनी रूप ले लेता है। इन बिलों की व्यापारिक बैंकों अथवा कटौती गृहों से कटौती करवाकर अल्पकालीन साख का उपयोग किया जा सकता है। विनिमय बिल जो हैं वह प्राय 90 और 180 दिन की अवधि के लिखे जाते हैं। फिर आता है प्रतिज्ञा पत्र, प्रोमाइजरी नोट्स। प्रोमाइजरी नोट है, यह भी मुद्रा बाजार का एक प्रमुख उपकरण है। प्रतिज्ञा पत्र ऋणी द्वारा लिखा गया वह विपत्र है जिसमें ऋणी ऋणदाता को एक निश्चित अवधि के बाद और एक निश्चित राशि चुकाने का वादा या प्रतिज्ञा करता है और ये प्रतिज्ञा प्राय 90 दिन के होते हैं। प्रतिज्ञा पत्र जो है वह प्राय 90 दिन के होते हैं। प्रतिज्ञा पत्र प्राप्त करने वाला ऋणदाता इन प्रतिज्ञा पत्रों की बैंकों से या कटौती गृहों से कटौती करवाकर अल्पकालीन साख प्राप्त कर लेता है और निश्चित देय तिथि पर ऋणी धन का भुगतान कर और ऋण से मुक्त हो सकता है। फिर आता है अल्पकालीन मांग मुद्रा यानी मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। मुद्रा बाजार में आजकल बैंकों द्वारा अच्छी आर्थिक स्थिति वाले ग्राहकों को बहुत ही अल्पावधि यानी कि 24 घंटे से लगाकर 14 दिन की अवधि के लिए ऋण एवं साख प्रदान की जाती है। यानी कि 1 दिन से लेकर 14 दिन की अवधि के लिए साख प्रदान की जाती है। इनका वापसी भुगतान मांगने पर तुरंत करने की शर्त के कारण इन्हें अल्पकालीन मांग मुद्रा, मनी एट कॉल या शॉर्ट नोटिस की संज्ञा दी जाती है। फिर आता है ट्रेजरी बिल। सरकार के लिए बैंकों द्वारा अल्पकालीन वित्त व्यवस्था की दृष्टि से ट्रेजरी बिल मुद्रा बाजार का महत्वपूर्ण उपकरण है। ये ट्रेजरी बिल प्राय 90 दिन, 182 दिन और 364 दिन की अवधि के होते हैं और इस अवधि पर उनका भुगतान कर दिया जाता है। भारत में सरकार ट्रेजरी बिलों के माध्यम से समय समय पर अल्पकालीन वित्त की व्यवस्था रिजर्व बैंक की सहायता से करती रहती है जिससे उसका दैनिक जो कार्य है वह चलता रहे। फिर आता है कॉमर्शियल पेपर यानी कि व्यापारिक प्रपत्र, इसको हम सीपी कहते हैं शॉर्ट में। मुद्रा बाजार में व्यापारिक प्रपत्रों के माध्यम से कई ख्याति प्राप्त व्यावसायिक संस्थाएं जिनकी बाजार में काफ़ी साख होती है वह कॉमर्शियल पेपर या व्यापारिक प्रपत्र जारी कर अल्पकालीन साख की व्यवस्था करती हैं। यह मुद्रा बाजार से सीधा धन एकत्रित करने की विधि है। अब यदि कोई पूछ ले कि मुद्रा बाजार से सीधा धन एकत्रित करने की विधि कौन सी है तो आप कहेंगे व्यापारिक प्रपत्र या कॉमर्शियल पेपर। इसमें एक निश्चित अवधि के बाद धन पुनर्भुगतान की गारंटी दी जाती है। व्यापारिक प्रपत्र या कॉमर्शियल प्रपत्र प्राय 6 महीने की अवधि के लिए जारी किए जाती हैं। फिर जो व्यापारिक प्रपत्र या कॉमर्शियल प्रपत्र हैं यह भारत के जो मुद्रा बाजार में इसमें आज भी बहुत कम लोकप्रिय हैं, जबकि विदेशों में मुद्रा बाजार में इसे अल्पकालीन वित्त का काफ़ी लोकप्रिय उपकरण माना जाता है। फिर आता है जमा प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट।
ये जमा प्रमाण पत्र जो है वो प्राय 3 महीने से 6 महीने अथवा एक वर्ष की अवधि के लिए बैंकों द्वारा अपने जो जमाकर्ता हैं उनको एक निर्धारित ब्याज दर पर और निश्चित अवधि के लिए जारी किए जाते हैं। जमाकर्ता इन जमा प्रमाण पत्रों को या तो परिपक्वता अवधि तक अपने पास रखते हैं अथवा उनके आधार पर ओवरड्राफ्ट या अधिविकत सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। यह जमा प्रमाण पत्र प्राय 5 लाख रुपए के गुणक में और अधिकतम 25 लाख रुपए तक की राशि के हो सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं भारतीय मुद्रा बाजार की विशेषताएं। तो भारतीय मुद्रा बाजार की जो विशेषताएं हैं उसमें जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये है कि दो क्षेत्र यानी टू सेक्टर। भारतीय मुद्रा बाजार दो अलग अलग भागों में बंटा हुआ है या डिवाइड है। एक तरफ संगठित क्षेत्र और दूसरी तरफ असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र में बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं आती हैं जो रिजर्व बैंक के नियंत्रण में है, जबकि दूसरा जो क्षेत्र है वह असंगठित क्षेत्र है जिसमें साहूकार, महाजन, सर्राफशाह एवं देशी बैंकर आते हैं जो स्वतंत्र एवं मनमाने ढंग से कार्य करते हैं, जबकि रिजर्व बैंक का इन पर कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं होता है। फिर जो दूसरी और महत्वपूर्ण विशेषता है, दोनों में परस्पर सहयोग का अभाव। संगठित मुद्रा बाजार तथा असंगठित मुद्रा बाजार इन दोनों में परस्पर न तो निकट का कोई संपर्क है और न उनमें परस्पर कोई सहयोग है, अतः दोनों में ब्याज दरों, नीतियों, कार्य पद्धति आदि में काफ़ी भिन्नता है, वह दृष्टिगोचर होती है। फिर आया विकसित बिल बाजार का अभाव। भारतीय मुद्रा बाजार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि पिछले काफ़ी समय से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इन प्रयासों के बावजूद अब तक देश में एक विकसित बिल बाजार का विकास नहीं हो पाया है और यह मुद्रा बाजार के विकास में सबसे बड़ी बाधा के रूप में उभर रही है। फिर है सीमित संख्या में मौद्रिक अस्त्र। भारतीय मुद्रा बाजार अल्पकालीन मौद्रिक लेन देन मुख्यतः एक दो जो इने गिने मौद्रिक अस्त्र हैं उनके ऊपर ही निर्भर है, जिसमें कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, व्यावसायिक बिल तथा व्यावसायिक प्रपत्र तथा जमा प्रमाण पत्रों के द्वारा होता है। जबकि विश्व के विकसित देशों में मुद्रा बाजार के कई नए नए अस्त्रों का विकास हुआ है और उनसे हम आज भी काफ़ी दूर हैं। इसके कारण भारतीय मुद्रा बाजार का आधार सीमित हो गया है। मुद्रा बाजार में भाग लेने वालों की सीमित संख्या। भारतीय मुद्रा बाजार की यह भी विशेषता एवं कमी कह सकते हैं कि भारतीय मुद्रा बाजार में मौद्रिक अस्त्रों की कमी के साथ साथ उनमें भाग लेने वालों की संख्या भी काफ़ी सीमित है या बहुत ही कम है। बैंक जमाओं का मुश्किल से 3 से 4% भाग का मुद्रा बाजार में लेन देन होता है। ट्रेजरी बिलों एवं व्यावसायिक बिलों के क्रय विक्रय में भाग लेने वाले भी बहुत सीमित हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम यूटीआई का मुद्रा बाजार में अल्पकालीन उधार लेन देन है वह बहुत ही सीमित है। फिर मुद्रा बाजार में द्वितीयक या सेकेंडरी बाजार का धीमा विकास। भारत में प्राथमिक मुद्रा बाजार के सीमित विकास से उसका द्वितीयक बाजार यानी सेकेंडरी मार्केट भी अभी काफ़ी पिछड़ा हुआ है। अगर कोई बैंक किसी व्यावसायिक फर्म के व्यावसायिक अथवा वाणिज्यिक बिल को खरीद ले अथवा कटौती कर ले तो उसकी पुनर्कटौती की व्यवस्था का पर्याप्त अभाव अभी भी उसको खटक रहा है। यद्यपि पिछले काफ़ी दशकों से इसमें सुधार लगातार जारी है, लेकिन अभी भी यह समस्या भारतीय मुद्रा बाजार के लिए बनी हुई है। फिर आता है ब्याज दरों में भिन्नता। भारतीय मुद्रा बाजार में संगठित एवं असंगठित मुद्रा बाजार की ब्याज दरों में काफ़ी भिन्नता है। यद्यपि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रभावी नियंत्रण से संगठित क्षेत्र में ब्याज दरों में काफ़ी एकरूपता आई है, पर असंगठित क्षेत्र में ब्याज दरें अभी भी ऊंची और अनियंत्रणशील हैं। फिर आता है विशिष्ट बट्टाग्रहों एवं स्वीकृति ग्रहों की धीमी प्रगति। भारत में
विशिष्ट बट्टाग्रहों, इन स्वीकृति ग्रहों का विकास पर्याप्त नहीं हो पाया है, या यूं कहें कि न्यून हुआ है। अब यद्यपि विकास के प्रयास तेज किए गए हैं, बिल बाजार का विकास न हो पाना इसमें सबसे बड़ा बाधक बना हुआ है। फिर है बैंकिंग सेवाओं का असंतुलित एवं अपर्याप्त विकास। भारतीय मुद्रा बाजार की यह भी एक प्रमुख विशेषता है, अतः सुदृढ़ मुद्रा बाजार विकास में बाधा रही है। मुद्रा बाजार में अंतरकोल बैंक काल मुद्रा की प्रधानता। भारतीय मुद्रा बाजार में अंतर बैंक कोल मुद्रा की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यह भारतीय मुद्रा बाजार का सर्वाधिक संवेदनशील अंग बना हुआ है। फिर है प्रमापित हुंडियों का अभाव। भारतीय मुद्रा बाजार के असंगठित क्षेत्र के अधिकांश लेन देन क्षेत्रीय भाषाओं में लिखी गई विभिन्न हुंडियों के माध्यम से होता है। इन हुंडियों की भाषा और प्रारूप में भिन्नता के कारण उनकी स्वीकृति एवं कटौती में महत्वपूर्ण बाधाएं आती रहती हैं। फिर है सरकारी एवं अर्ध सरकारी संस्थाओं का बाहुल्य। भारतीय मुद्रा बाजार की यह विशेषता है कि इसमें सरकारी तथा अर्ध सरकारी संस्थाओं का बाहुल्य है। निजी संगठित क्षेत्र संस्थाओं का अभाव इसमें अभी बना हुआ है। फिर है समाज शोधन ग्रहों की कमी। यद्यपि भारतीय मुद्रा बाजार में बैंकों के लेन देनों का निपटारा तो समाशोधन ग्रहों के माध्यम से किया जाता है, किंतु अन्य वित्तीय संस्थाओं एवं असंगठित क्षेत्र के लेन देनों का निपटारा हेतु समाशोधन ग्रहों का अभाव पाया जाता है। अब आता है भारतीय मुद्रा बाजार की कमियां और दोष क्या हैं। जो महत्वपूर्ण दोष हैं वह पहला है परस्पर सहयोग का अभाव। भारतीय मुद्रा बाजार के दोनों अंगों संगठित और असंगठित अंग में परस्पर कोई सहयोग नहीं है, वे एक दूसरे से अलग अलग कार्य करते हैं। फिर है ब्याज दरों में भिन्नता। संगठित क्षेत्र रिजर्व बैंक का प्रभावी नियंत्रण नहीं होने से उसकी ब्याज दरें लगभग समान हैं। भारत जो संगठित क्षेत्र है रिजर्व बैंक का उस पर प्रभावी नियंत्रण होता है, इसलिए उसकी जो ब्याज दरें हैं वह लगभग समान है। पर जो असंगठित क्षेत्र है उस पर रिजर्व बैंक का नियंत्रण नगण्य होने से उसकी ब्याज दरों और कार्य संचालन तथा उधार देने की जो नीतियां हैं उनमें काफ़ी भिन्नताएं पाई जाती हैं। फिर है ऋणों की मौसमी आवश्यकता। भारतीय अर्थव्यवस्था एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, अतः मुद्रा बाजार में भी ऋणों की मांग कृषि क्षेत्र की सफलता और विफलता के साथ घटती बढ़ती है। अक्टूबर से लेकर मई तक व्यस्त मौसम माना जाता है और इस मौसम में अल्पकालीन ऋणों की मांग और ब्याज दरें बढ़ जाती है और शेष अवधि में मुद्रा की मांग कम रहती है। फिर है विकसित बिल बाजार का अभाव। भारतीय मुद्रा बाजार की यह सबसे बड़ी कमी है कि रिजर्व बैंक के काफ़ी प्रयासों के बावजूद अब तक एक विकसित बिल बाजार है वह नहीं पनप पाया है। फिर है बैंकिंग सेवाओं का असंतुलित एवं अपर्याप्त विकास। भारतीय मुद्रा बाजार में 1969 के पूर्व तो बैंकिंग सेवाओं की बहुत ही कमी थी। 1969 के बाद से अब तक के जो वर्ष हैं उनमें बैंकिंग सेवाओं का तेज़ी से विस्तार का प्रयास किया गया है। फिर भी भारत की जो विशालतम जनसंख्या है उसको देखते हुए यह जो विकास है यह पर्याप्त नहीं है। शहरी क्षेत्रों में बैंकों का बाहुल्य है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कमी बनी हुई है, अतः मुद्रा बाजार के पर्याप्त विकास में बाधा रही है। फिर है विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं का अभाव। विकसित राष्ट्रों में तो अलग अलग प्रकार के ऋणों के लिए अलग अलग विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं हैं। यही नहीं, बिलों की कटौती एवं स्वीकृति हेतु बट्टाग्रहों एवं स्वीकृति गृहों की स्थापना भी की जाती है। भारत में ऐसी विशिष्ट जो संस्थाएं हैं वह अभी शिशु अवस्था में हैं, या ये मान लो कि यह संस्थाएं या इसका अभी सूत्रपात भारत में हुआ ही है। देशी बैंकरों का प्रभुत्व। अभी भी देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जहां वास्तविक भारत निवास करता है उनमें देशी बैंकरों, महाजनों, साहूकारों
शाहों एवं सराफों का उधार लेन देन में प्रभुत्व बना हुआ है और उन पर देश के रिजर्व बैंक का कोई भी नियंत्रण नहीं है। फिर है मुद्रा बाजार में धन की कमी। भारत की गरीबी और पिछड़ापन उसके मुद्रा बाजार के विकास में सबसे बड़ा बाधक बना हुआ है। लोगों की आय का स्तर नीचा होने से बचत है वो बहुत कम है और बैंकों में कम धन ही जमा होता है। महंगाई के कारण भी बचतें नहीं हो पाती, अतः वित्तीय साधनों की कमी बनी रहती है। समाशोधन सुविधाएं सीमित है। व्यापारिक बिलों, चेकों, हुंडियों आदि के भुगतानों को समाशोधन गृहों के द्वारा निपटाने की व्यवस्था बड़े बड़े शहरों तक ही सीमित है, जबकि जहां यह सुविधा नहीं है, नगद राशि भेजने और मंगवाने में दिक्कतें आती रहती हैं। अब है कि भारतीय मुद्रा बाजार की कमियां और जो दोष हैं उनके निवारण के क्या उपाय हो सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि समाशोधन सेवाएं हैं उनका विस्तार किया जाना चाहिए। फिर है विशिष्ट संस्थाएं हैं, उन विशिष्ट संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए। देशी बैंकरों तथा असंगठित क्षेत्र है उसको भी आरबीआई के नियंत्रण में लाया जाना चाहिए। हुंडियों तथा देशी बिल हैं उनका मानकीकरण किया जाना चाहिए। संगठित बिल बाजार का विकास किया जाना चाहिए। लाइसेंस शुदा माल और गोदामों की स्थापना को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और धन प्रेषण की जो सुविधाएं हैं उनका विस्तार किया जाना चाहिए। बैंकिंग का पर्याप्त एवं संतुलित विकास किया जाना चाहिए और ब्याज दरों में समानता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। थैंक्स।